हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, जल्दी से बता देंगे। आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उन सबको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सुबह के बज चुके हैं 6। जल्दी से एक बार फटाफट से मेरे साथ में जुड़ जाइएगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा यहाँ पर क्या है आप लोगों का जो है 21 अगस्त, 21 अगस्त और 21 अगस्त से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक बार सभी साथी मेरे साथ में जल्दी से जुड़ जाएं और उसके बाद फटाफट से क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करूंगा तो देखिएगा जो आप लोगों के टॉप 2100 एमसीक्यू हैं। टॉप 2100 एमसीक्यू कौन से? जो आप लोगों के स्टैटिक जीके के हैं, उनको हम डेली पढ़ रहे हैं। कितने बजे? आप लोगों का 7:15 और आज उसके ऊपर आप लोगों की जो है सेकंड क्लास होगी। तो मेरे सभी साथी 7:15 भी मेरे साथ में कहां पर जुड़ेंगे? स्टैटिक जीके की क्लास में जुड़ेंगे। उसके बाद शाम को 4:30 आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास होगी। तो उस कंप्यूटर की क्लास के लिए आप लोग जुड़ेंगे मेरे साथ में कितने बजे? शाम को 4:30। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। कल नहीं हो पाई थी क्लास किसी वजह से, आज आप लोगों की जो क्लास है ये आपके ऑन टाइम होगी, बेफिक्र रहिएगा। आवाज आ रही है? सारी चीजें क्लियर है? तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। राम राम पवन जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर जो क्लियर होंगी और ये टाइमिंग आप लोग क्लियर रखिएगा माइंड में, 4:30। ओके, चलिएगा। उसके बाद एक स्पेशल चीज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि 4 रविवार तक जो आप लोगों की मैराथन क्लास चलनी है। तो जो हमारा पहला वाला रविवार अभी पढ़ने वाला है तो वो है आपका 30 अगस्त को। और 30 अगस्त को जो आप लोगों की मैराथन क्लास होगी उसमें रविंद्र सर आप लोगों की मैराथन क्लास लेंगे मैथ्स की 6 घंटे। उसके बाद इंग्लिश की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों के दानिश सर इंग्लिश की क्लास लेंगे 6 सितंबर को। और एंड में हमारे रीजनिंग वाले सर 20 सितंबर को आपकी क्लास लेंगे 6 घंटे लगातार। और उसी के साथ बीच में ये डेट आपको याद रखनी है, 13 सितंबर। ठीक है, तो 13 सितंबर में मैं और आशुतोष सर 3-3 घंटे आप लोगों की क्लास लेंगे, जो कि कुल मिलाकर के कितनी हो जाएगी? आप लोगों की 6 घंटे हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को ये डेट को नोट कर लीजिएगा। और इस वाली मैराथन क्लास में जितनी भी पिछली चीजें हैं उनको मैं रिवाइज कराऊंगा आप लोगों को, आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो मोस्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। तो जनरल स्टडीज में मैं आप लोगों को करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और साथ में इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस रखूंगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये मिलेंगे 13 सितंबर को मैराथन क्लास में, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आगे चलते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा एसएससी का बैच है वो 24 अगस्त को आप लोगों का जो है शुरू हो रहा है। और जो रेलवे का बैच है वो भी 24 अगस्त को आप लोगों का शुरू हो रहा है। तो जो साथी रेलवे वाले हैं और जो साथी एसएससी वाले हैं तो वो एसएससी में एनरोल करा सकते हैं और रेलवे वाले रेलवे में एनरोल करा सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो महापैक है उसमें आने वाले सभी बैचेस इंक्लूड होंगे, मतलब कोई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप लोग इस जो महापैक है इसको भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, वीडियो कोर्स भी मिलेगा, ई बुक्स भी मिलेंगी। यहां पर इसको अगर आप कोड यूज करेंगे Y177 तो ये 900 का है और ये 1600 का है। सेम ही आपका 700 का है और ये आपका 1100 का है। तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ के साथ आपको अड्डा 24/7 पर जाना है या ऐप पर जाना है और इसको आप लोग क्या कर लेंगे? ज्वाइन कर लेंगे। आगे चलते हैं तो शुरू करते हैं सेशन को। और सेशन को शुरू करने के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, कोविड-19 पर विक्की प्रसाद बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा। क्वेश्चन मेरे लगभग 250 से 300 क्वेश्चन रेडी हैं, तो उस पर जल्दी ही मैं लेकर के आऊंगा एक क्लास आप लोगों की। अब यहां पर देखिएगा कि जो आज की हमारी एक मॉर्निंग मोटिवेशन है, क्या है कि जब भाग्य साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना कि मेहनत साथ देगी। तो मतलब आप लोगों को क्या करना है, हमेशा जैसे कि आप करते आए हो, ठीक है, तो आपको हमेशा हमेशा अपनी जो मेहनत है उस पर आप लोगों ने फोकस करना है, अपनी विल पावर पर, अपनी डेडिकेशन पर। हमेशा कहता हूं आप लोगों को, आपकी मेहनत, आपकी विल पावर, आपकी डेडिकेशन आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और सिलेक्शन नहीं दिलाएगी वो बनाएगी आप लोगों को आपका क्या? टॉपर। याद रखिएगा। चलिएगा, उसके बाद करते हैं सेशन को शुरू। तो सेशन को शुरू करने के साथ ही आई थिंक मेरे सभी साथियों ने शेयर कर दिया होगा अपने दूसरे साथियों के बीच में, तो फटाफट से एक बार कर देंगे। और अब आगे बढ़ते हैं तो पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले होमवर्क का आंसर जो कि आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां मैं बता दूं कि वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड
द थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे 2019 इज, दुनिया भर में विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस 2019 का विषय क्या है, मतलब क्या था। अब यहां पे दो तीन चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो हमारा वर्ल्ड फूड डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड फूड डे जो है आप लोगों का वो है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलता है, तो हेडक्वार्टर देखने को मिलता है रोम के अंदर। लेकिन अगर कोई आपसे यह पूछने लगे कि नेशनल फूड डे कब आता है, तो ये आता है आप लोगों का 24 अक्टूबर को। और 24 अक्टूबर को क्यों आता है आप लोगों का, और साथ में मतलब 24 अक्टूबर को और क्या आता है, तो 24 अक्टूबर को एक आता है आप लोगों का यूएनओ डे आता है, और साथ में एक 24 अक्टूबर को आप लोगों का जो मिलता है आईटीबीपी डे मिलता है। आईटीबीपी मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आप लोगों को। तो यूएनओ डे आप लोगों का, आईटीबीपी डे, और मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो हमारा नेशनल फूड डे है वो भी हमारा हमें कब देखने को मिलता है, 24 अक्टूबर को। याद रखेंगे। जो हमारा एक, अगर मैं बात करूंगा वर्ल्ड फूड प्राइज है, ठीक है, तो उसको एग्रीकल्चर कैटेगरी में क्या किया गया है, नोबेल प्राइज का दर्जा दिया गया है। तो इस बार का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, ये बात जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, और जो साथी बाद में देखेंगे वो होमवर्क में इसका आंसर जरूर करेंगे। बात चल रही थी थीम की, तो अवर एक्शन आर अवर फ्यूचर, ये आप लोगों की क्या बनेगी, इस बार की थीम बनेगी। और इस बार जो कैंपेन था उस कैंपेन का नाम था जीरो हंगर। क्या है दोस्तों, जीरो हंगर। और हंगर इंडेक्स में हमारी जो रैंक है वो आप लोगों की 102 है। और टॉप पर कौन है, तो टॉप पर टोटल मिलाकर के 17 कंट्री थी इस बार, जो हंगर इंडेक्स की आपकी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर अगर हम देखें तो। ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी। तो यहाँ पर देखिएगा सभी लोग आंसर कर रहे हैं रतन लाल, तो रतन लाल यहाँ पर आप लोगों का आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलिएगा। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जो आपका पोलियो डे है वो कब मनाया जाता है, एक बार जल्दी से बता देंगे फटाफट से। यहां से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन है, तभी मैंने आप लोगों से क्या किया है, पूछा है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ पे रिप्लाई करेंगे और एक जल्दी से सभी दूसरे साथियों को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। अब यहां पर सुन लीजिएगा, अगर कोई ये पूछने लगे, अब जो आज की इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको हम देख लेते हैं। भारत को जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर रखा गया है। मतलब जो अपना भारत है वहां पर सबसे ज्यादा क्या है, ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं। इंडिया हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड के अंदर हमारे अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड के अंदर जो ऑर्गेनिक फार्मर है उसमें भारत पहले नंबर पर है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक जो खेती हो रही है वो कहां पर हो रही है, तो ऑर्गेनिक फार्मर्स तो भारत के अंदर है, लेकिन अगर एरिया वाइज देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक खेती हो रही है एरिया वाइज वो हो रही है आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया में। और दूसरे नंबर पर आता है अर्जेंटीना और तीसरे नंबर पर आता है चाइना। तो कोई आपसे पूछने लगे कि ऑर्गेनिक फार्मर्स के नंबर में, अब दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर वो फार्मर्स की संख्या को लेकर के पूछेगा तो फार्मर्स की संख्या कहां पर है, भारत में ज्यादा है। लेकिन अगर वो एरिया वाइज पूछेगा तो आप लोगों को क्या लगाना है, ऑस्ट्रेलिया लगाना है। और सिक्किम जो है हमारा वो फुल ऑर्गेनिक स्टेट है। कौन सा स्टेट, सिक्किम स्टेट जो है हमारा फुल ऑर्गेनिक स्टेट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। अब भारत में जो नेशनल फार्मर डे है वो कब मनाया जाता है, तो नेशनल फार्मर डे आप लोगों का, राष्ट्रीय किसान दिवस, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह जी के बर्थडे पर। और जो 23 दिसंबर है तो इसी से याद रख लेंगे, 2 और 3 5, और 5 से क्या हो जाता है, चौधरी चरण सिंह जो है वो हमारे 5वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये भी आप लोगों को साथ के साथ क्या रख लेना है, याद रख लेना है। लेकिन यहां पर एक चीज और देखिएगा, 2-3 चीजें जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। एरिया के हिसाब से भारत कौन से नंबर पर आता है, तो सर एरिया के हिसाब से भारत आता है 9th नंबर पर। एरिया के हिसाब से जैविक खेती के तहत क्षेत्र के मामले में 9वां स्थान है भारत का। और फार्मर्स की संख्या में कौन सा स्थान है, पहला स्थान है, ठीक है। भारत को जैविक किसानों की संख्या में पहले स्थान पर रखा गया है,
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगर किसानों की संख्या में पूछेंगे तो पहले नंबर पर है, लेकिन अगर एरिया में पूछेंगे तो 9वें नंबर पर है। पहले नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर अर्जेंटीना और तीसरे नंबर पर चाइना है, याद रखेंगे, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर इनोग्रेटेड द, अब देखिएगा भारत ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए क्या क्या इनिशिएटिव किए हैं, मतलब क्या क्या पहल की है भारत ने ऑर्गेनिक फार्मर खेती को लेकर के या जैविक खेती को लेकर के। तो एक तो हमारा जो इस बार का बजट था उसमें बताया गया था कि आप लोगों का जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जैविक खेती पोर्टल जो है उसको डेवलप किया जाएगा। तो ऐसा इस बार के बजट में था। लेकिन अभी ध्यान से देखिएगा कि वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, मतलब जो आप लोगों की एक वर्ल्ड क्लास हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसको इनोग्रेट किया था। और पूछने लगे कहां पर इनोग्रेट किया था, तो आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा गुजरात के अंदर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने जो आर्ट हनी, मतलब एक आपकी क्या की थी, हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी, ठीक है, वो आप लोगों की कहां पर की थी, गुजरात में की थी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि नरेंद्र सिंह तोमर तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, सभी लोग जानते हैं, ये कहां से सांसद है, तो मुरैना, मुरैना मध्य प्रदेश से आप लोगों के क्या है, सांसद है। साथ में हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है, रूरल डेवलपमेंट मतलब हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो, और उसके बाद हमारा क्या, पंचायती राज मंत्रालय। तो ये दोनों के दोनों आप लोगों के किसके पास है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। क्लियर हो गई है। लेकिन अगर ये पूछा जाएगा कृषि और किसान राज्य मंत्री कौन है, तो कई बार राज्य मंत्री से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो पुरुषोत्तम भाई रूपाला यहां पर हमारे क्या है कि जो राज्य मंत्री है, इस चीज को आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें जो है एग्जाम का पार्ट बनेंगी और काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना है। सारी चीजें क्लियर है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो यहां से देखिएगा आप लोगों के इतनी सारी चीजें जो है वो क्लियर हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा और जल्दी से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, ठीक है। बी डे 20 मई को आता है, अर्पिता सरकार ने बिल्कुल सही बोला। तो यहां पर जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। समराइज करने का मतलब ये है कि आपको बस ये पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, तो इसको रिवीजन भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मर की संख्या में भारत पहले नंबर पर है, ओके। लेकिन अगर एरिया की बात करेंगे तो भारत कौन से नंबर पर आ जाएगा, भारत 9th नंबर पर आ जाएगा और पहले नंबर पर मिलेगा आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो गया है। नेशनल फार्मर डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद आप लोगों का जो यहां पर है, नरेंद्र सिंह तोमर ने अभी थोड़े दिन पहले हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी गुजरात के अंदर इनोग्रेट किया था। और जो बी डे है वो अभी अभी आप लोगों ने बताया 20 मई को, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, पंचायती राज मिनिस्टर है और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। और आपका जो मुरैना से सांसद है वही है। इस बार जो हमारा क्या कहते हैं बजट अलोकेशन हुई थी, तो उसमें एग्रीकल्चर ध्यान रखिएगा, प्लस आप लोगों का इरिगेशन सिंचाई होती है, कृषि सिंचाई, और उसी के साथ में क्या था, रूरल डेवलपमेंट। तो इसके लिए जो फंड अलोकेट हुआ था वो 2.83 लाख करोड़ रुपए हुआ था, मतलब 2.83 जो लाख करोड़ रुपए हैं वो मिला था एग्रीकल्चर, कृषि, सिंचाई और ग्रामीण उसको। लेकिन अगर कृषि और सिंचाई को देखा जाए केवल, तो यहां पे मिला था 1.60 लाख करोड़ और रूरल डेवलपमेंट को मिला था 1.23 लाख करोड़। तो ये अमाउंट आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, इसमें आप लोगों को याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है। हमारी जितनी भी योजनाएं शुरू होती हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, रूरल डेवलपमेंट को लेकर के, वो सब इसी फंड के माध्यम से शुरू होती हैं। तो ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाएगा। सिक्किम जो बना है आप लोगों का वो फुल ऑर्गेनिक स्टेट बन चुका है, तो सिक्किम का नंबर किस में आता है, सिक्किम जो है भारत का फुल ऑर्गेनिक स्टेट है। और प्रेम सिंह तमांग का कौन है, प्रेम सिंह तमांग, ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, सीएम है। और जो सिक्किम है आप लोगों का, तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे पवन चैमलिंग, ठीक है, वो आप लोगों के सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के तौर पर है। उनका रिकॉर्ड 24 साल तक वो स्टेट के सीएम रहे थे। ओके, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा हमारा जो स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छ सर्वेक्षण जो है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहां पर ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओके ओके संजय कुमार जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, संजय कुमार जी लाइक कर दिया है, शेयर कर दिया है, ठीक है।
उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किए जा रहे स्वच्छ महोत्सव में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में परिणाम घोषित किए गए हैं, कौन सा किस नंबर पर है और कौन कौन से यहां पर रिजल्ट निकल करके आए हैं, उनके बारे में हम एक बार पढ़ लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक नाम चीज आप लोगों के सामने है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, ठीक है। अब इसको अनाउंस किसने किया है, इसके रिजल्ट को? तो जो केंद्रीय मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, हरदीप सिंह पुरी के साहब के पास कौन कौन सा मंत्रालय है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, या फिर हम बात करेंगे तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। साथ में इनके पास है सिविल एविएशन। सिविल एविएशन का मतलब क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो सिविल एविएशन क्या हो जाएगा आप लोगों का? नागरिक उड्डयन मंत्रालय आप लोगों का, ठीक है। ये सांसद कहां से है? तो सर ये राज्यसभा सांसद है, और राज्यसभा सांसद कहां से? उत्तर प्रदेश से हैं। अभी रिजल्ट जो अनाउंस किए हैं, तो उस रिजल्ट में क्या है अगर आपसे पूछा जाएगा तो लगातार चौथी बार, ठीक है। इस बार जो बना है इंदौर, क्या बना है दोस्तों? आप लोगों का सबसे स्वच्छ शहर बनाया गया है। किसको? इंदौर को। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है सूरत, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है आप लोगों का नवी मुंबई। तो इस चीज को याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर पर इंदौर आता है, सेकंड नंबर पर सूरत आता है, तीसरे नंबर पर नवी मुंबई आता है, याद रखेंगे, ठीक है। इंदौर जो है 4 साल से लगातार आ रहा है, और इस बार ये आपका जो स्वच्छ सर्वेक्षण का रिजल्ट है ये 5वें नंबर का है। तो मतलब पहली बार कौन आया था अगर हम बात करेंगे तो एक बार आप लोगों का मैसूरू आया था, उसके बाद आपका फिर इंदौर आया फर्स्ट पर, उसके बाद फिर इंदौर मिला आप लोगों को, फिर इंदौर मिला, और इस बार फिर आप लोगों को इंदौर मिला। इंदौर जो शहर है वो किसने बसाया था? तो इंदौर शहर को देवी अहिल्याबाई होलकर ने बसाया था, और देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है, कहां पर आप लोगों का? बनारस के अंदर, तो वहां पर आप लोगों का उसका पुनर्निर्माण करवाया था, ये भी याद रखनी है। मैसूरू टीपू सुल्तान आप जानती होंगे जब हिस्ट्री पढ़ते होंगे। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, वो जो इंक को यूज करता है वो आप लोगों की केवल और केवल मैसूरू के अंदर बनती है। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे क्या रखनी है? याद रखनी है। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है? कोई डाउट है यहाँ पर तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। आगे कुछ पॉइंट और है उनको देख लीजिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण रिजल्ट आया था, तो क्लीनेस्ट सिटी के तौर पे इंदौर है, सूरत है, नवी मुंबई है, हमने पढ़ लिया था। लेकिन अगर वो पूछेंगे इंडियाज क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट, मतलब छावनी, भारत की जो सबसे क्लीन छावनी है वो कौन सी है? तो जालंधर कैंट है। कौन सी है? जालंधर कैंट है। और जो क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बेसिस, मतलब अगर मैं बात करूंगा तो गंगा के किनारे कौन सा टाउन है जो सबसे ज्यादा सुंदर साफ है? तो वो है आप लोगों का वाराणसी। यहां पर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग अवार्ड है। क्लीनेस्ट सिटी पूछेगा तो इंदौर आ जाएगा, सूरत आ जाएगा और नवी मुंबई आ जाएगा। लेकिन अगर वो क्लीनेस्ट टाउन पूछेगा गंगा के किनारे वाला, तो आप लोगों को वाराणसी आ जाएगा। अब यहां पर क्या है कि जो ये सर्वे था ये फुल्ली डिजिटल था आप लोगों का और पेपरलेस था। तो मतलब जो सर्वे इस बार किया गया था तो पूरा डिजिटल और पेपरलेस था। और इस बार जो आप लोगों के उन शहरों के नाम बता दीजिएगा जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है और हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नंबर पर रखे गए हैं। तो जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, ठीक है, तो उसमें करड़ महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, शाश्वत महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है, और जो लोनावाला महाराष्ट्र है वो तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो ये अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। अलग अलग कैटेगरी में क्वेश्चन किस तरह से है आप लोगों का कि जो आप लोगों का स्वच्छ सर्वेक्षण, अब इसको ना एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी के अभी, ताकि कल जब मैं इनसे क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से तो आप आंसर कर पाओ, ठीक है। यहां पर क्या था? स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 का जो रिजल्ट अनाउंस किया वो हमारे किसने किया है? यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। इसको इनोग्रेट किया था नरेंद्र मोदी ने। 5वें नंबर का इस बार ये रिजल्ट है आप लोगों का। कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर आप लोगों का आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसको करता है, ठीक है। नंबर 1 शहर आप लोगों का इंदौर है। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट छावनी जालंधर कैंट है। क्लीनेस्ट टाउन ऑन द बैंक ऑफ गंगा, तो ये आप लोगों का वाराणसी बन जाएगा, मतलब गंगा किनारे पर। और जो पहला डिजिटल और आप लोगों का पेपरलेस था और 1 लाख से कम वाली उसमें आप लोगों का
करड़, सरहद और आपका लोनावला था। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिएगा, सारी चीजें क्लियर है? अगर सारी चीजें क्लियर है तो एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दें फटाफट से, ठीक है। उसके बाद आज की चीजें हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है विशाल सैनी जी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का क्या है कि देखिएगा, बात करते हैं कहाँ की, राजस्थान की। तो ये राजस्थान है आप लोगों का, ठीक है। राजस्थान के जो सीएम है अशोक गहलोत, उन्होंने लॉन्च की है इंदिरा रसोई योजना। तो सबसे पहले इंदिरा रसोई योजना कौन से राज्य में शुरू हुई है? तो ये आप लोगों की राजस्थान के अंदर शुरू हुई है, याद रखेंगे। सर इसके अंदर क्या होगा? तो 8 रुपए में आप लोगों को खाना मिलेगा, और ये जो फैसिलिटी है ये 2 टाइम खाने मिलेगा आप लोगों को। मतलब 8 रुपए में तो एक ही बार मिलेगा, लेकिन 2 टाइम मिलेगा, दिन में 2 टाइमिंग पर मिलेगा। मतलब लंच भी मिलेगा और डिनर भी मिलेगा। और ये जो इंदिरा रसोई योजना है ये कितनी जगह पर चलाई गई है? तो ये चलाई गई है आप लोगों की 358 जगह पर। मतलब कितने टोटल ये रसोई खोली है? तो 358, 358 खोली है। और जिसके अंदर एक साल में 100 करोड़ रुपए का बजट आप लोगों को राजस्थान सरकार जो है वो वहन करेगी। तो 100 करोड़ रुपए आप लोगों के जो वहन करेगी कौन? राजस्थान सरकार। और 20 अगस्त को, क्यों 20 अगस्त को जो राजीव गांधी जी हैं उनका बर्थडे मनाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 20 अगस्त को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत किसने की? राजस्थान ने की। 2 टाइम खाना मिलेगा, 8 रुपए में खाना मिलेगा, 358 जगह, 358 जगह ये खोली गई है। और एक साल में कितना इसके लिए फंड अलोकेट होगा? तो एक साल में इस पर जो खर्च होगा वो आप लोगों का 100 करोड़ रुपए खर्च होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की है। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। तो यहाँ की जो कैपिटल है वो आप लोगों की क्या है? जयपुर है। और जयपुर में आप लोगों का जो हमारा क्या है, जीआई टैग है, तो वो है ब्लू पॉटरी। तो जो ब्लू पॉटरी है आप लोगों की, वो आप लोगों का जयपुर का या फिर राजस्थान का कह लो कि जीआई टैग में आता है। लेकिन जयपुर का जो जंतर मंतर है आप लोगों का, वो क्या है? जंतर मंतर जो है जयपुर का, वो आप लोगों का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। और राज कौशल पोर्टल श्रमिकों के लिए शुरू किया था किसने? राजस्थान ने। प्रोजेक्ट स्माइल भी आप लोगों का किसका है? राजस्थान का है। और साथ में हम बात करेंगे यहां पर सवाई मानसिंह स्टेडियम की। किसकी? सवाई मानसिंह स्टेडियम की। तो ये आप लोगों को कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा जयपुर में, ठीक है। आप लोगों से पूछी जाएगी क्या कहते हैं, जो राजस्थान है तो वहां पर आप लोगों का रवत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो रवत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? राजस्थान है। नेशनल पार्क की बात करेंगे तो सरिस्का नेशनल पार्क या सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप लोगों को वहां पे मिलेगी। दर्रा नेशनल पार्क आप लोगों को मिलेगा। केवलादेव मिलेगा आप लोगों को। और साथ में आप लोगों का जो है रणथंभौर नेशनल पार्क यहीं पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का देखिएगा आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले क्या कर देंगे? इंपॉर्टेंट मार्क कर देंगे। तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है ये बनेगा ही बनेगा। जैसे अब इसमें 3 देश आप लोगों के शामिल हैं। पहल की थी जापान ने। समझिएगा क्या है, एक तो इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है, ठीक है। तो आप लोगों का क्या है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। इन्होंने क्या किया है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए एक त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल के शुभारंभ के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। मतलब आज की डेट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर के, ठीक है, किस पे डिपेंड है? चाइना पर डिपेंड है। मतलब अगर वो चाइना से मतलब नहीं आएंगे तो हमें क्या होगी? दिक्कतों का सामना है। तो मतलब कुछ चीजें मजबूरी में भी हमें चाइना से क्या है, कुछ एग्रीमेंट उनसे करना पड़ रहा है और कुछ चीजें वहां से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। तो उन्हीं सब चीज को ध्यान में रखने के लिए, डिपेंडेंसी चाइना पर कम करने के लिए इंडिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने और जापान ने बात आपस में शुरू की है कि हम क्या आपस में मिलकर के तीनों लोग एक दूसरे की जो जरूरत है उनको पूरा कर सकते हैं। तो इस पर बात चल रही है और डेफिनेटली कर सकते हैं। तो सप्लाई चेन रिसाइलेंस जो इनिशिएटिव है वो इंडिया ने किन कंट्री के साथ में शुरू किया, ये पूछा जाएगा। तो ये पूछा जाएगा इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ में। तो जो ट्राइलेटरल आप लोगों का सप्लाई चेन रिसाइलेंस आपका जो है इनिशिएटिव है, आत्मनिर्भर आप लोगों की एक पहल है, उसको शुरू किया है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने। यहां पर हम बात करेंगे जापान, तो वहां के पीएम का नाम है शिंजो अबे। क्या नाम है? शिंजो अबे। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करेंगे तो ये आ जाते हैं स्कॉट मॉरिसन आप लोगों के,
ठीक है। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी और ये शी जिनपिंग है आप लोगों का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा रायसीना डायलॉग हुआ था उसका पार्ट बने थे कौन, स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है कि जब कोविड-19 वैक्सीन वो लॉन्च कर देगा तो ये सबके लिए क्या होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या करेगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेगा, ठीक है। यहां पर अगर हम जापान की बात करें, शिंजो आबे, तो भारत की जापान के साथ में जो एक्सरसाइज है दैट इज धर्मा गार्डियन, किसके साथ में है, जापान के साथ में है, ठीक है। ऑसी इंडेक्स जो है आप लोगों का वो किसके साथ में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में है, याद रखेंगे। और चाइना के साथ में हैंड इन हैंड हमारी एक्सरसाइज है। लेकिन यहां पर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला था 2020 का मेंस वाला, वो 2022 में स्थगित हो गया है। और जापान में जो टोक्यो ओलंपिक इस बार होने वाला था वो टोक्यो ओलंपिक जो है आप लोगों का 2021 में शिफ्ट हो गया है। और जो 2021 में शिफ्ट हुआ है आपका टोक्यो ओलंपिक, उसके जो गुडविल एम्बेसडर हैं भारत के, तो उनका नाम है सौरभ गांगुली। याद रखेंगे, ओलंपिक के जो गुडविल एम्बेसडर हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई डाउट है तो यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं। सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। बहुत सारी चीजें हमने यहां पर क्या की हैं, डिस्कस की हैं। तो और भी सारी चीजें एक बार मुझे बताएंगे। इस बार जब अमेरिका के अंदर G7 समिट होने वाली थी, तो उस G7 समिट में जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये बोला था कि इन देशों को G11 बनाया जाए। और G11 बनाने के लिए उसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और रसिया को शामिल कर लिया जाए, तो इस करके G11 बन जाएगा। तो इसके चलते भी ऑस्ट्रेलिया जो था आप लोगों का कब्जे में था। अब एक चीज और मुझे बता दीजिएगा कि कल जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अपना 7:15 बजे वाला लेक्चर, समझिएगा ध्यान से, कल मैंने जब 7:15 बजे आपको SSC अड्डा पर जो मैं आपको लेक्चर पढ़ाता हूं स्टैटिक जीके का, तो मैंने एक विक्टोरिया के नेशनल पार्क का जिक्र किया था कल। अब मुझे जल्दी से, क्योंकि विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया की जगह है, तो जो विक्टोरिया का नेशनल पार्क था उस नेशनल पार्क के बारे में मुझे आप जल्दी से बता दीजिएगा फटाफट से, ठीक है, कि उस नेशनल पार्क का नाम क्या था। थोड़ा सा जोर डाल लीजिएगा, याद आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद यहां पर पढ़ेंगे तो जनसंख्या आयोग 2019। अब इसको ध्यान से समझ लेंगे। एक नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर द पीरियड ऑफ 2011 टू 36। ओके, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग ने 2011 से 2036 की अवधि के लिए एक जनसंख्या अनुमानों की अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। तो यहां पर एक चीज देखिएगा, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है, मेरी बात ध्यान से समझना, जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको याद रखना है आप लोगों ने। उन्होंने एक कमीशन को सेटअप किया और उस कमीशन का नाम क्या था, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, या फिर हम बात करेंगे तो आप लोगों की राष्ट्रीय जनसंख्या जो आयोग है आप लोगों का, उसको सेटअप कौन सी मिनिस्ट्री ने किया था। अक्सर आप लोग होम मिनिस्ट्री लगाओगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो सेंसस है, हमारी जो जनगणना है वो किसके अंडर आती है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना, इस मिनिस्ट्री को सेटअप किया था हेल्थ मिनिस्ट्री ने, और ये बेसिकली किसके लिए थी, 2011 से 2036 तक की जनसंख्या के बारे में पता लगाने के लिए। अब क्या पता लगाया कि भैया 2036 तक भारत जो है मोर फेमिनाइन हो जाएगा। मोर फेमिनाइन मतलब क्या है कि जो फीमेल की जनसंख्या में 2036 तक एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। जैसे कि अभी अगर हम बात करें नॉर्मली आप लोगों से, ठीक है, तो नॉर्मली अगर हम जैसे बात करेंगे, सारी चीजें आप लोगों के सामने हैं, क्लियर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है आप लोगों का कि ये जो हमारा 2000 सेंसस 11 की हम बात करेंगे, तो हमारा जो यहां पर सेक्स रेशो था वो 943 था, ठीक है। लेकिन अभी जो इस रिपोर्ट ने अपनी मतलब रिपोर्ट, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया है, उसमें 957 तक पहुंच गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मतलब उसमें क्या है, अभी 957 तक ये पहुंच चुका है और 2036 तक हमें क्या है, इसको निकालना है। तो मतलब ये सेक्स रेशो 100 फीमेल पर मतलब 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, उस चीज के बारे में आप लोगों को बताया गया है। जैसे मैंने सेंसस पढ़ाया था, तो सेंसस में मैंने बताया था आप लोगों को कि जो भारत है, भारत का जो लिटरेसी रेट है वो इतना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों की जो है यहां पर आपको देखने को मिलेंगी। और जो इंडियाज पॉपुलेशन टू बी मोर फेमिनाइन 2036, मतलब भारत की जो जनसंख्या होगी वो कब तक, 2036 तक, और आप लोगों की क्या होगी, उसमें फीमेल्स में वृद्धि होगी। ये जो आप लोगों का आंकड़ा है
ये काफी हद तक सुधर जाएगा। तो आप लोगों के लिए देखिए समराइज कर देता हूं काफी सारी चीजों को। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो जो नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन है, ये बेसिकली जनसंख्या को एक तरीके से काउंट करने के लिए या चीजों को बताने के लिए आप लोगों का सेटअप किया था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया था सेंसस। तो कोई अगर आपसे ये पूछने लगे कि सबसे पहला सेंसस कब आया था, तो सबसे पहला जो सेंसस आया था वो आया था 1872 में। लेकिन सर ये हमारा 1872 वाला जो सेंसस था, सेंसस को हिंदी में बोलते हैं क्या, जनगणना। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, जनगणना। तो आपका जो सेंसस 1872 में आया था ये ऑफिशियल नहीं था। तो ये आप लोगों का फिर कब आया, 1881 के अंदर आया। अब 1881 के बाद जो हमारा 2011 का सेंसस था ये 15वें नंबर का सेंसस था, और 7वें नंबर का क्या था, इंडिपेंडेंट। मतलब ये अगर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया का, स्वतंत्र भारत का कौन सा सेंसस था, तो स्वतंत्र भारत का 7वां सेंसस था, या फिर इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद हमारा 7वां सेंसस था। क्लियर है सर। ये जो सेंसस था इसकी रिपोर्ट कब से कब तक तैयार की जाती है, तो जैसे 2011 की मैं बात करूं तो ये आप लोगों की 1 अप्रैल 2010 से शुरू होकर के आप लोगों का 30 सितंबर 2010 तक के बीच में आंकड़े जुटाए गए। जैसे इस बार जो आंकड़े जुटाने थे वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक जुटाने थे, लेकिन अभी क्या होता कि वो कोरोना की वजह से जुटा नहीं पाए, तो ये ड्यूरेशन होता है। इसकी लॉन्चिंग कब होती है, तो इसकी लॉन्चिंग होती है 31 मार्च को, और कौन से ईयर में, 2011 में हुई थी। जैसे इस बार वाले की 31 मार्च 2021 को होगी आप लोगों का, जो 2021 में आप लोगों का सेंसस होगा। पहली बार कौन से सेंसस में बायोमेट्रिक का यूज किया गया था, तो 2011 में जो हमारा सेंसस आया था उसमें पहली बार बायोमेट्रिक को यूज किया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है। इसको आप लोगों का किसने किया था, तो यहां पर हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे, या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो यहां पर हमारे सी चंद्रमौली जो है वो 2011 में जनगणना आयुक्त थे, या फिर ये कह लो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया थे। और साथ में मैं बात करूं तो जो हमारे होम सेक्रेटरी थे, गृह सचिव थे, उनका नाम था जीके पिल्लई। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। लेकिन अभी हम करंट में आ जाते हैं। तो करंट में आने पे पता लगा कि जो 2021 है, अभी हमारे जो होम सेक्रेटरी हैं उनका नाम क्या है आप लोगों का, अजय कुमार भल्ला। क्या नाम है, अजय कुमार भल्ला। और जो अभी हमारे जनगणना आयुक्त हैं तो उनका नाम है दोस्तों विवेक जोशी। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। मतलब जिनकी देखरेख में इस बार वाला जो सेंसस है वो आप लोगों का रेडी होगा। हालांकि अब तक रेडी आप लोगों का वो ऑलमोस्ट हो जाना था, क्योंकि 30 सितंबर तक जनगणनाएं चलती हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के एग्जाम का पार्ट बनती है। और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसके अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलेगा। 16 लैंग्वेज में रिलीज होगा आप लोगों का। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। तो यहां पर आप लोगों की क्या है, जो डोमिनिकन रिपब्लिक है आप लोगों का। ठीक है, मैंने आप लोगों को इसकी करेंसी कैपिटल अक्सर बताई है। तो जो डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है, उसके 54th आप लोगों के जो है यहां पर अगर पूछा जाएगा कि जो है 54th प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिएगा। अच्छा, जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहां का नेशनल गेम क्या है, तो नेशनल गेम है यहाँ का बेसबॉल। ठीक है, तो यहाँ के जो बने हैं रुइस रोडोल्फो अबिनाडर। तो रुइस लोफल्डो जो आप लोगों के अबिनाडर है, यहां के क्या बने हैं, 54th प्रेसिडेंट बने हैं। ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। कैपिटल की बात करेंगे तो कैपिटल आप लोगों की सेंटो डोमिनो है, और डोमिनिशन पैसो क्या है आप लोगों की, रिपब्लिक है। ध्यान रखिएगा। या फिर हम इसको हिंदी में चेक गणराज्य भी बोल देते हैं। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें आप लोगों को ठीक है। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी चीजें। तो एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक बड़े कम है। उसके बाद आगे की चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लेकिन अभी जितने भी अगस्त के अंदर आप लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं, अगस्त जो आप लोगों का है, तो जितने भी उसके अंदर आप लोगों का क्या है, अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो अपॉइंटमेंट होने के साथ में उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को मैं अक्सर कराता हूं। तो अगर कोई पूछेगा गुआना के आप लोगों के क्या है, तो गुआना के प्राइम मिनिस्टर पूछेगा तो मार्क फिलिप्स आ जाएगा नाम। और प्रेसिडेंट पूछेगा, मतलब राष्ट्रपति पूछेगा, तो आ जाएगा मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर पूछता है आइबर कोस्टा के आप लोगों के, तो हामिद बाकोयोव आ जाएगा। और जो बेलारूस है वहां के पूछता है तो 6ठी बार आप लोगों के बने हैं। ठीक है, उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको।
अलेक्जेंडर लुकाशेंको, याद हो गए होंगे वैसे आपको। और जो मॉर्टेनिया के पूछने लगा तो ये क्या हो जाएगा, मोहम्मद औलद बिलाल। तो मोहम्मद औलद बिलाल आप लोगों के क्या बन जाएंगे, ये मॉर्टेनिया के बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का महिंद्रा राजपक्षे चौथी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं। हिचमे मिचिची तुनिशिया के बने हैं, ठीक है। ओसांका रापुंडा पहली महिला प्रधानमंत्री है गैबोन की, ओके। और जो रोजर मार्टोस रुइंज है ये प्रधानमंत्री बने हैं कहां के, पेरू के। तो ये सारी चीजें आप लोगों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हर मंथ में मैं आपको जितने भी एड ऑन होते जाएंगे उसको मैं कराता जाऊंगा, तो आपका रिवीजन भी होता जाएगा और आप आगे याद भी करते जाएंगे। अब यहां पर आप लोगों का क्या आ जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा कि जो द फर्स्ट एवर आपका जो पलीकुट्टम नेशनल अवार्ड फॉर इनोवेशन इन एजुकेशन, तो यहां पर आप लोगों का मतलब एजुकेशन मतलब शिक्षा में नवाचार के लिए, तो एक राजगिरी मीडिया द्वारा स्थापित शिक्षा में नवाचार के लिए जो पलीकुट्टम नेशनल अवार्ड है वो सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड ने जीता है। तो आप लोगों का एक जो पलीकुट्टम नेशनल अवार्ड है किसके द्वारा, राजगिरी मीडिया के द्वारा दिया गया है। तो ये बेसिकली किसके लिए, इनोवेशन इन एजुकेशन, तो एजुकेशन में नवाचार के लिए किसको मिला है, नागालैंड का जो सेंट क्रिस्टोफर स्कूल है उसको आप लोगों का मिला है। क्लियर हो रही है मेरी बात। दूसरा नंबर किसका है, तो डीएवी पब्लिक स्कूल हरियाणा, और तीसरा नंबर जो है सीएमआई क्रिस्ट स्कूल आप लोगों का केरला का है। तो यहां पर अगर कोई पूछेगा पलीकुट्टम नेशनल अवार्ड जो किसको मिला है, तो सेंट क्रिस्टोफर स्कूल नागालैंड को मिला है, राजगिरी मीडिया ने इसको दिया है। पर्पस क्या था रिजल्ट में, किसमें, तो इनोवेशन में, नए नए इनोवेशन में, नए नए नवाचार में, याद रखेंगे इस चीज को। और आप लोगों का जो आप लोगों का सेकंड है दैट इज डीएवी हरियाणा या फिर आपका सीएमआई क्रिस्ट स्कूल आप लोगों का यहां पे बन जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिएगा आगे बात करते हैं। तो यहां पर अब हमारे एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। तो जितनी भी चीजें थी वो मैंने आप लोगों को बताई, जो कि डिटेल में बताई हैं, और वहां से आप लोगों को जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सिर्फ और सिर्फ न्यूज वो पढ़ते हैं हम जो हमारे एग्जाम के काम में आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होगी, ठीक है। क्योंकि बेवजह बर्डन डालने से और बेवजह कहानी सुनाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक बार सभी लोग मिल करके एक साथ क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, ताकि आगे जितने भी एमसीक्यू अभी हमारे पास आज बेहतरीन 11 एमसीक्यू हमारे पास हैं, उसके बाद सारी चीजों को हम यहां पर क्या करेंगे देखेंगे। तो फटाफट से आ जाइएगा, एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा मेरे साथ में, ठीक है। आगे क्या है आप लोगों का, तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है, तो गृह मंत्रालय ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 10,000 सुरक्षा कर्मियों को वापस ले लिया है। आप लोगों को एक डेट याद होगी, मैं पूरी बात बता देता हूं। एक डेट आप लोगों के सामने आई थी, तो 5 अगस्त आप लोगों के सामने, और ईयर था 2019। तो 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने आप लोगों की लोकसभा में एक भाषण दिया था, जिसमें क्या किया था, 370 जो धारा थी उसको क्या कर दिया गया था, स्क्रैप कर दिया गया था, अर्थात हटा दिया गया था। तो उसके चलते क्या किया था कि जो एक हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं हमारी, तो उसमें जो हमारे सीआरपीएफ है, तो उसके 10,000 जवानों को क्या कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर में तैनात कर दिया गया था। लेकिन अभी 1 साल बाद स्थिति सामान्य है, तो वहां से उनको हटाने का फैसला किया गया है। तो आंसर जो बनेगा वो जम्मू एंड कश्मीर बनेगा। अब जम्मू एंड कश्मीर में काफी सारी चीजें आप लोगों की हैं। तो एक तो धारा 370 आप लोगों की हटाई गई थी, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों से ये पूछी जाएगी कि अभी यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं, उनका क्या नाम है। तो उपराज्यपाल का नाम दोस्तों जो है यहाँ पर मनोज सिन्हा है। क्या नाम है, मनोज सिन्हा है। यहां पर इनसे पहले जो इसके पहले उपराज्यपाल बने थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था जीसी मुर्मू, मुर्मू नाम था उनका। और जीसी मुर्मू को क्या बना दिया गया, कैग। कैग की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, या फिर मैं बात करूंगा हिंदी में महालेखा परीक्षक नियंत्रक। और ये हमारे कौन से नंबर के कैग है, 14वें नंबर के कैग हैं। और जब 14वें नंबर के कहेंगे तो आर्टिकल हमारा जो है 148 यहां पर आप लोगों का कैग के लिए बनता है। तो ये तो थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से जो अलग हुआ था वो क्या बना था, एक दूसरा यूटी बना था, और वो नाम रख दिया था उसका क्या है, लद्दाख। लद्दाख के जो बने थे राधा कृष्ण माथुर को बनाया गया था, और अभी भी वही है। लेकिन लद्दाख जो है वो हमारी यूटीओ के नंबर में सबसे बड़ी यूटी आती है, और दूसरे नंबर पे जो हमारी यूटी है
वो जम्मू कश्मीर है। यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य। अब हमारे टोटल केंद्र शासित राज्य कितने हैं, तो टोटल केंद्र शासित राज्य हमारे कितने हैं, 8 हैं। उन सभी 8 के नाम के साथ में उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर का नाम मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की हम बात करेंगे तो यहां पर आप लोगों का पेमा खंडू है, यहाँ के सीएम है, और यहाँ के गवर्नर का नाम क्या है, बीडी मिश्रा है। यहां पर थोड़े दिन पहले हिम विजय नाम की एक एक्सरसाइज को कंडक्ट किया था, एक हमारी इंटरनल एक्सरसाइज थी, क्या, हिम विजय। इस चीज को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो विजयनगर है वो भारत का क्या है, मोस्ट ईस्टर्न स्टेट, मतलब सबसे ज्यादा जो पूर्वी जिला है, जो सबसे ज्यादा पूर्वी आप लोगों का जिला है, वो उसमें किसका नाम आता है, विजयनगर में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश जो है आप लोगों का, अभी आपने देखा था कि काफी वहां पर जो चीजें हैं तनातनी हो रही थी। साथ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर इनोवेशन फेस्टिवल, कोई पूछने लगे इनोवेशन फेस्टिवल कहां पर, तो ईटानगर के अंदर आप लोगों का इनोवेशन फेस्टिवल होता है। ठीक है, 2 फेस्टिवल यहाँ के आप लोगों के काफी इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, एक लोसार फेस्टिवल और एक आप लोगों का मोपिन फेस्टिवल। तो लोसार फेस्टिवल और मोपिन फेस्टिवल कहाँ के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, लोसार फेस्टिवल लद्दाख में भी मनाया जाता है। मणिपुर की हम बात करेंगे तो जो मणिपुर है, तो मणिपुर का ब्लैक राइस यहाँ का जीआई टैग है आप लोगों का। और मणिपुर के जो सीएम है उनका नाम मुझे जल्दी से बताएंगे फटाफट से, एन बीरेन सिंह नाम है उनका। नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है। वर्ल्ड का इकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है वो हमारा कहां पर है, मणिपुर के अंदर है। लोकटक झील आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा। और असम की बात करेंगे तो यहाँ का जो आप लोगों की एक जगह है डिगबोई, वहां सबसे पहले ऑयल वेल आप लोगों का ओपन हुआ था। धनवंतरी रथ जो है आप लोगों का, वो हमारी अहमदाबाद है और अब दिल्ली में भी शुरू हो रहा है। लेकिन धनवंतरी योजना ये हमारी कहां की है, असम की योजना है। इसको हमने क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बात करेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों का आ जाएगा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय अमेरिकी कौन बन गया है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से नामांकन भरा है उपराष्ट्रपति पद के लिए, और किसके साथ में, जो बिडेन के साथ में। तो जो बिडेन है वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है, और जो भारतीय मूल की है उनका नाम क्या है, कमला हैरिस। तो कमला हैरिस जो है वो आप लोगों की क्या है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उससे उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार है। ये नाम आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, थोड़े दिन पहले हमने यूएसए के एक रेसलर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जो WWE वाले रेसलर थे आप लोगों के, कमला। ठीक है, तो उनका निधन हो गया, तो वहां से भी ध्यान रखेंगे। तो आंसर क्या बन गया आप लोगों का, कमला हैरिस बन गया है। याद रखेंगे इस चीज को। और पार्टी बेसिकली याद रखनी है डेमोक्रेटिक पार्टी, कभी रिपब्लिकन लगा दो। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, 20 अगस्त को किसकी जयंती मनाई गई। तो 20 अगस्त को जो है राजीव गांधी जी की 76वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई, और उस पर आप लोगों का क्या हुआ था, उस पर आप लोगों का जो है सद्भावना दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की 2 अक्टूबर को, और साथ में इनकी जो पुण्यतिथि है वो आप लोगों की आ जाती है 30 जनवरी को। याद रखिएगा। और 30 जनवरी को इसीलिए हम क्या करते हैं, लेप्रोसी डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है वो जनवरी के लास्ट संडे में मनाया जाता है, लेकिन हम जो लेप्रोसी डे नेशनल वाला सेलिब्रेट करते हैं वो महात्मा गांधी जी के जिस दिन डेथ एनिवर्सरी थी उस दिन। इंदिरा गांधी जी की हम बात करेंगे तो 19 नवंबर को इनका क्या कहते हैं, जयंती होती है, और 31 अक्टूबर को इनकी क्या होती है, पुण्यतिथि होती है। याद रखेंगे। और जवाहरलाल नेहरू जो है आप लोगों के, वो 14 नवंबर है, और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे, 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे आप लोगों का मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, किस देश को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान जो है आप लोगों का, वो जैविक खेती के लिए आप लोगों का क्या है, पहले स्थान पर रखा गया है। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जैविक खेती में किसानों की बात करेंगे तो भारत पहले नंबर पर है, लेकिन अगर हम बात करेंगे एरिया की, ठीक है, तो देखो किसानों में तो आप लोगों का भारत आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा भारत। लेकिन एरिया में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, अर्जेंटीना 2, चाइना नंबर 3 है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो नेशनल गेम है क्रिकेट है, और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल है आप लोगों का। क्या है, ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। ये दोनों यहाँ के क्या है, नेशनल गेम है। अर्जेंटीना का क्या है, तो अर्जेंटीना का नेशनल गेम है पाटो।
क्या है, पाटो। ओके, और यहाँ पर जो चाइना है उसका जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस। ठीक है, और इंडिया का नेशनल गेम अनाउंस नहीं है कोई, हॉकी हॉकी को लोग बोलते हैं, लेकिन इंडिया का जो नेशनल गेम है वो ऑफिशियली कहीं पे अनाउंस नहीं किया हुआ कभी भी हमारी सरकार के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों का ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम, अर्जेंटीना का नेशनल गेम और आप लोगों का चाइना का नेशनल गेम, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। उसके बाद है आप लोगों का यहां पर, अगर आपको इनकी कैपिटल पता है तो जल्दी से इनकी कैपिटल बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको अक्सर कंफ्यूज होगा, तो यहां पर देखिएगा टीना है, ठीक है, और अर्जेंट है, तो टीना को पटाना अर्जेंट है, तो इसलिए पाटो यहाँ का नेशनल गेम बन चुका है, याद रख सकते हैं। उसके बाद है आगे बात करेंगे तो 100 से अधिक शहरों वाले किस राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब जीता है? वो कौन सा हमारा राज्य है जिसके अंदर 100 से ज्यादा सिटी जो है, इंडिया जो क्लीनेस्ट स्टेट टाइटल मिला है 100 से ज्यादा शहरों के साथ में। तो यहां पर जो आप लोगों का देखिएगा सबसे ज्यादा जो हमारा शहर है, सबसे बड़ा, अगर नंबर में मैं बात करूं तो सबसे बड़ा शहर जो है आप लोगों का वो है छत्तीसगढ़, क्योंकि इसके अंदर 36 आ रहा है और कहीं तो 36 आ ही नहीं रहा, तो सबसे ज्यादा सिटी यहीं की आप लोगों की स्वच्छ मिली, और ये मिला कहां पे, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि अगर हम बात करेंगे जो हमारे जो स्टेट है जिसकी 100 से ज्यादा सिटी स्वच्छ में, मतलब लिस्ट में आई है 100 से ज्यादा सिटी, तो वो आप लोगों का छत्तीसगढ़ है। पहले पर इंदौर है। ठीक है, इस चीज की हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। मैंने 2 दिन पहले एक नगर पंचायत पढ़ाई थी, तो कहां की नगर पंचायत को क्या मिला था, सबसे जो साफ सुथरी नगर पंचायत का अवार्ड मिला था, ये मुझे बताएंगे। बांग्लादेश की सीएम ममता बनर्जी, झारखंड के हेमंत सोरेन है, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हैं और छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं। यहां पर आप लोगों की दर्पण योजना है, राजीव गांधी न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, ये सब छत्तीसगढ़ की आप लोगों की स्कीम आप लोगों को मिलेंगी देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का, तो संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारतीय पक्ष से किसने भाग लिया? ठीक है, मतलब अभी जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी स्पीकर्स की, तो स्पीकर्स में किसने भाग लिया था? तो हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका नाम है ओम बिरला, और हमारी 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। क्वेश्चन बनता है कि ओम बिरला कौन सी लोकसभा के स्पीकर हैं? तो ओम बिरला 17वीं लोकसभा के स्पीकर हैं। तो 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, जो कि सांसद हैं कहां से, कोटा से आप लोगों के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। हमारे भारत की पहली महिला स्पीकर का नाम मुझे बता दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा मीरा कुमार आप लोगों का। और यहां पर जो हमारी क्या कहते हैं उनकी बात थी महिला सांसद, तो उनका नाम मुझे बताएंगे सुमित्रा महाजन। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, 14th नंबर के प्रधानमंत्री है, 13th नंबर पे हमारे जो थे मनमोहन सिंह थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी भी 14 नंबर के क्या है आप लोगों के राष्ट्रपति, और वेंकैया नायडू 13th नंबर के हमारे उपराष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। थोड़े दिन पहले एलिमेंट ऐप को इनोग्रेट किया था, और अभी जो अटल रैंकिंग इनोवेशन में आईआईटी मद्रास ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, तो ये रैंकिंग भी एम वेंकैया नायडू ने ही रिलीज की थी, ध्यान रखेंगे। जो अटल रैंकिंग्स थी इंस्टीट्यूशंस की, वो भी वेंकैया नायडू जी ने रिलीज की थी, और ये राज्यसभा के चेयरपर्सन भी हैं। हमारी लोकसभा में कितनी सीटें हैं वो आप लोग मुझे यहाँ पे बता देंगे। तो ये आप लोगों का स्पीकर्स को लेकर के पार्लियामेंट की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें कौन, ओम बिरला कोटा से सांसद हैं। अगले क्वेश्चन पर है, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, तो अक्षय ऊर्जा दिवस, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब होता है आप लोगों का, अगर हम बात करें नवीनीकरण ऊर्जा, तो जो हमारी अक्षय ऊर्जा डे है या रिन्यूएबल एनर्जी डे है, ये कब आप लोगों का मनाया गया? तो देखिएगा अक्षय और राजीव एक साथ थे आप लोगों के, तो 20 अगस्त को आप लोगों का जो है अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया है। और इसके जो रेस्पॉन्सिबल मिनिस्टर हैं उनका नाम है आर.के. सिंह, राजकुमार सिंह, जो कि बिहार के आरा संसदीय क्षेत्र से क्या है, सांसद हैं आप लोगों के। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। आगे चलते हैं फटाफट से, काफी सारी चीजें अभी डिस्कस करने को रहती हैं। वर्ल्ड मॉस्किटो डे, तो देखिएगा मैंने कहा था कि जब हाथी का दिन, बिल्ली का दिन, तो मच्छर का दिन भी आएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड मॉस्किटो डे जो है आप लोगों का वो कब मनाया जाता है? तो गलती से 25 अप्रैल मत लगा दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मलेरिया होता है। तो आप लोगों का जो मॉस्किटो डे है वो आप लोगों का कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। तो 20 अगस्त को मॉस्किटो डे है। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस है, 24 मार्च को टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे, और 25 अप्रैल को आप लोगों का क्या आ जाता है? मलेरिया डे आ जाता है। तो ये भी आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, जैसे 8 को बिल्ली था, 10 को लॉयन था, शेर था, 12 को हाथी था।
ठीक है, और 14 को लिजार्ड आप कह सकते हैं, छिपकली वाला था। तो मतलब इस तरह के आप लोगों के जो है 20 अगस्त को कौन सा आ गया, मॉस्किटो आ गया। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए जो है बन जाएगा। ठीक है, चलें, तो ये आपको याद हो गई सारी चीजें। उसके बाद है स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए जो स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज है, तो उसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इनोवेट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया। तो आपको ध्यान से समझना है, जो हमारे नए नए स्टार्टअप्स हैं तो उनको क्या किया जाएगा, ये जो आप लोगों का है लगभग अगर हम बात करेंगे तो ये 100 दिन आप लोगों का चलने वाला है ये चैलेंज। और लगभग जब ये 100 दिन चैलेंज चलेगा तो इसमें क्या है कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं नए नए, उनको क्या किया जाएगा कि भाई माइक्रो प्रोसेसर दिया जाएगा, और उस माइक्रो प्रोसेसर मतलब अपना स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर बनाओ। तो ये एक आप लोगों का क्या है, जो आत्मनिर्भर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव है। और इसको जो हमारा चलाया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने चलाया है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री का नाम सुनते ही आपको पता लग गया होगा लॉन्च किसने किया होगा। तो पीयूष गोयल नहीं, राजकुमार सिंह नहीं, गिरिराज सिंह नहीं। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा रविशंकर प्रसाद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इन्हीं के पास है, लॉ मिनिस्टर कानून मंत्री यही है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार आप लोगों का जो है दूर संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वो भी इन्हीं के पास है। तो रवि शंकर प्रसाद, 3 नाम हो गए, रवि हो गया, शंकर हो गया, प्रसाद हो गए, तो 3 ही मंत्रालय इन्होंने ले रखे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, आप लोगों का जो है लॉ, और आप लोगों का जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। ध्यान रखेंगे लॉ का मतलब कानून मंत्रालय है। कभी ना आईटी, आप लोगों का आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ये तो आपका रविशंकर के पास है, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है वो प्रकाश जावड़ेकर के पास है, सूचना एवं प्रसारण। और इन पे क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। तो कभी अब जब आप पढ़ोगे ना इसको हिंदी वगैरह में कहीं पे, तो कंफ्यूज मत होना, सूचना प्रौद्योगिकी ये रविशंकर प्रसाद है, सूचना प्रसारण ये प्रकाश जावड़ेकर के पास है। अच्छा, रविशंकर प्रसाद अब सांसद हैं, तो जब सांसद हैं तो आप लोगों के क्या कहते हैं, इन्होंने किसको हराया था, इन्होंने अपने शत्रु को हराया था। ये पटना से सांसद हैं, तो अर्थात इन्होंने शत्रुघ्न को हराया था, शत्रुघ्न सिन्हा को। गिरिराज सिंह के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो एक एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन आप लोगों का जो है ना डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री वाला, वो गिरिराज सिंह के पास है। ठीक है, और गिरिराज सिंह के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनका नाम है दोस्तों संजीव बालियान, जो मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। लेकिन गिरिराज सिंह कहां से, बेगूसराय से सांसद हैं, याद रखेंगे। और इन्होंने किसको, कन्हैया को हराया था, ध्यान रखिएगा। राजकुमार सिंह आरा से सांसद हैं, जो कि हमारे क्या है दोस्तों, पावर मिनिस्टर के साथ साथ अभी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी हमने पढ़ा था। और पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर के साथ साथ ये राज्यसभा महाराष्ट्र से सांसद हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है आप लोगों का वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। तो ये आप लोगों के कौन है, ये आप लोगों के जो है पीयूष गोयल हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई है। ठीक है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे हमारी निकल गई हैं। 100 दिन का चैलेंज है, और इसको रजिस्टर करने के लिए जो इसकी वेबसाइट है उस पर आप लोग जा सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा इंश्योरेंस सेक्टर से। सबसे पहले एक वर्ड मैं आपको बता दूं, व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस। जब कोई बैंक किसी इंश्योरेंस को सेल करता है तो डेट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। मतलब बैंक इंश्योरेंस क्या होता है, जब कोई बैंक इंश्योरेंस को सेल करता है तो वो आपका बैंक इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर एसबीएम बैंक इंडिया के साथ में बैंकर इंश्योरेंस के लिए समझौता किसने किया है, अब ये भी आप लोगों का एसबीएम है और ये आप लोगों का भारतीय एक्सा लाइफ है। तो इन दोनों ने समझौता कर लिया, 1 लाइनर क्वेश्चन था, काम खत्म हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का किस आईआईटी ने आप लोगों का जो है दीक्षक नाम से ई कक्षा सॉफ्टवेयर विकसित किया है। तो अगर मैं दीक्षक की बात करूंगा तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, ये जो दीक्षक है, ठीक है, तो दीक्षक जो किया है आप लोगों का दिल्ली, पटना, रोपड़, खड़गपुर। तो आंसर बन जाएगा खड़गपुर, जहां से आप लोगों के जो सुंदर पिचाई हैं वो पढ़े हुए हैं, और साथ में अरविंद केजरीवाल आईआईटी खड़गपुर से ही है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। अच्छा, आईआईटी पटना ने हाल ही में कुछ किया है, मुझे बता देंगे, फ्लिपकार्ट के साथ में मिलकर के
आईआईटी दिल्ली ने थोड़े दिन पहले कुछ किया था, ये मुझे आप लोग बताएंगे। और आईआईटी रोपड़ और दिल्ली तो मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है। आईआईटी पटना ने फ्लिपकार्ट के साथ में मिलकर के कुछ किया है, तो एक दो बार ही पढ़ा है, इसलिए मैंने हिंट भी दे दिया फ्लिपकार्ट का आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो यहां तक चीजें समझ में, ये 11 क्वेश्चन थे। अब हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। अब इसमें क्या होगा, एक मतलब कैपिटल कंट्री में आप लोगों के लिए रखी है एक, उसमें जल्दी से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। तो जितनी भी चीजें हैं, अभी तक लाइक शेयर नहीं किया आप लोगों ने तो कर दीजिएगा फटाफट से, जल्दी से 800-900 पहुंचा दीजिएगा। और जो आप लोगों का एंटानानारिवो है, तो एंटानानारिवो जो है वो किस देश की राजधानी है मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, फटाफट से। चलिएगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर जो एंटानानारिवो है आप लोगों का, तो मैं आपको बता दूं, थोड़े दिन पहले इंडियन नेवी ने एक मेडागास्कर में प्रोजेक्ट बनीला चलाया था, ऑपरेशन बनीला। अभी जिन लोगों का बीईओ का एग्जाम भी था, तो उनके एग्जाम में भी पूछा गया था ऑपरेशन बनीला। तो ये आप लोगों की जो कैपिटल बन गई है वो किसकी बन गई है, मेडागास्कर। लेकिन सर मोजाम्बिक्यू की क्या है, तो मोजाम्बिक्यू की क्या है, मापुटो। तो मैंने बता रखा है ना आप लोगों को, मोजाम्बिक्यू क्या है, मापुटो। आपको कोई बोले ना मोजाम्बिक्यू, आप बोलो मापुटो, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसको बोल सकते हैं। कोमोरस क्या है, तो कोमोरस की कैपिटल वहीं से निकाल लो, मोरोनी। क्या निकाल लो, मोरोनी, ठीक है। तो आपको कोमोरस मोरोनी, कोमोरस मोरोनी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और जो आप लोगों का क्या कहते हैं, तंजानिया है, तो तंजानिया मतलब डोडोमा। तो क्या आ जाएगी यहां पर, डोडोमा आ जाएगी तंजानिया का। ये चीज आप लोगों को क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। कोई डाउट कैसा भी हो तो यहां पर आप लोग मुझे बता सकते हैं जल्दी से, ठीक है। अब कल भी हमने बिहार पढ़ा था, तो आज भी मैंने कहा था बिहार पढ़ाऊंगा, कल आपको मध्य प्रदेश पढ़ाऊंगा। तो कल जो मेरे मध्य प्रदेश के साथी है वो मध्य प्रदेश के मेरे साथ में जुड़ जाएंगे। और इस सेशन के एंड में मैंने टेस्ट के रूप में रिवीजन राउंड रखा है, जिसके अंदर 2020 के एक आपके लेकर के 1 जनवरी से लेकर के जुलाई तक के मैं क्या कराऊंगा, एमसीक्यू का रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूं। तो इसको आप लोगों ने क्या रखना है, ध्यान रखना। आज और हम बिहार पढ़ेंगे, कल हम वापस क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश पढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बिहार की बात करते हैं, तो ये नेपाल से घिरा है आप लोगों का, मतलब नेपाल की बाउंड्री टच होती है, उत्तर प्रदेश की टच होती है, झारखंड की टच होती है, साथ में वेस्ट बंगाल की टच होती है। तो ये हमारे जो स्टेट है इनकी बाउंड्री यहां पर टच होती है। उसके बाद आपसे कोई पूछने लगेगा तो कैपिटल आ जाएगी पटना, जिसको आप लोगों की किसके सहारे है, आप लोगों की गंगा नदी के किनारे है। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है, फागू चौहान जो है यहाँ के गवर्नर है। और 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस अक्सर पूछा जाता है, ऐसा ही का एग्जाम भी आप लोगों का आएगा तो तब भी मतलब पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोगों का यहां से 1936 में एक राज्य कटा था, जिसको हमने बोला था उड़ीसा। तो उड़ीसा कहां से, बिहार से कटा था 1936 में। लेजिस्लेटिव असेंबली आप लोगों का क्या है, 243। तो आप लोगों को नहीं पढ़ना 143 के चक्कर में, क्योंकि आप हो 243 वाले, याद रखिएगा। आप 143 के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, आप हो 243 वाले, ओके। यहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो 40 हैं आप लोगों की। अपर जो हाउस है वो कितने हैं हमारे, 16 है यहाँ पर। और जो आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट हैं वो कितने हैं यहाँ पर, 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और मैंने आप लोगों का, मुझे एक बात बताइएगा कि लास्ट में 10 से 20 क्वेश्चन 2020 के स्टार्टिंग से शुरू कर दूं, और आज रात को 9:30 बजे आप लोगों का रिवीजन राउंड भी शुरू हो रहा है। तो 9:30 बजे आप मेरे साथ में जुड़ेंगे रिवीजन राउंड के लिए एसएससी अड्डा पर, रात को 9:30 बजे, ठीक है। और 4:30 बजे कंप्यूटर के लिए जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट जो है वो पटना हाई कोर्ट है, ठीक है। और जस्टिस है संजय करोल, ये आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर कोहिरा डैम है और नागी डैम। तो कोहिरा नागी, कोहिरा नागी है, ठीक है। अब कैसे देखो, नाग है उसी के पास तो हीरा मिलेगा, ठीक है, नाग और हीरा। उसके बाद फेस्टिवल आ जाएगा बिहुला, छठ और मधुश्रावणी और राजगीर डांस फेस्टिवल, ये यहाँ के फेस्टिवल है। शेरशाह सूरी का टॉम्ब कहाँ पर है, सासाराम बिहार में है। और आप लोगों का जो शमशायर खान का है वो औरंगाबाद में है। और जो आप लोगों की विक्रमशिला है वो कहाँ पर, भागलपुर में आप लोगों को देखने को मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं बात करूंगा, तो यहां पर देखिएगा। और कुछ लोग नोट्स के लिए कह रहे हैं, तो नोट्स से देखो कभी कुछ नहीं होता, खुद बनाने पड़ते हैं। तो जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता चला जाता हूं कि कुछ डांस मैंने पढ़ा दिए तो तुरंत उसको लिख लो, फिर कल पढ़ाऊंगा उसमें और एड ऑन कर लो, यही प्रोसेस होगा याद करने का। तो आपके पास खुद के नोट्स बन जाएंगे। आप सोच रहे हो एक बार में मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो कहीं भी आप गूगल पर डालोगे सारे नोट्स निकल करके आ जाएंगे आपके पास, सारे डांस के निकल करके आ जाएंगे। लेकिन उससे क्या होगा, कभी याद थोड़ी ना होंगे वो।
तो याद करने का बेहतर तरीका वही है कि जो पढ़ा है उसको लिख लो, उसी में ऐड ऑन करते चले जाओ, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे तो किस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 जीता है। तो ये अचानक से फिर क्वेश्चन क्यों बना, पुराना क्वेश्चन है, 2020 का है। लास्ट में जो क्वेश्चन कराऊंगा 10 क्वेश्चन कराऊंगा 2020 के, आपको अगर पसंद आया तो मैं 20 भी करा दूंगा, तो ये मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन कराने की 10 कराने हैं लास्ट में 2020 के पुराने वाले रिवीजन के तौर पे, तो एक बार मुझे उतने नंबर बता दीजिएगा, कल से उतने ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा यहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों का जो आंसर है पंजाब यूनिवर्सिटी। अब हमने इसका नाम क्यों लिया, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पुरस्कार मिलने वाले हैं, अभी जो हमारे खेल पुरस्कार मिलने वाले हैं, तो उनके प्राइस में भी काफी इजाफा किया जा रहा है। जैसे अभी तक आप लोगों का 7.5 लाख रुपए मिलते थे, किसके अंदर, राजीव गांधी खेल रत्न, तो उसको में भी बढ़ा करके कितना कर देंगे, 25 लाख रुपए कर देंगे, ऐसा भी रिकमेंडेशन दिया है। ठीक है, जो अर्जुन अवार्ड है उसमें 5 लाख मिलते थे, तो उसको 15 लाख कर देंगे। द्रोणाचार्य 2 तरह के होते थे, एक परमानेंट वाला, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला, तो उसमें एक में 10 लाख, एक में 15 लाख कर देंगे। तो जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट करा दूंगा तुरंत, क्योंकि एग्जाम का पार्ट जो है आप लोगों का बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूंगा तो पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप थी, तो इस बार जो खेलो इंडिया में माका ट्रॉफी जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, ये किसको जाएगी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी को जाने वाली है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पंजाबी मत लगा देना, वो फिर पटियाला में पहुंच जाएगी यूनिवर्सिटी, तो पंजाब यूनिवर्सिटी केवल आप लोगों को लगाना है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ध्यान से समझेंगे, वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हियरिंग डे 2 मार्च को, 3 मार्च को, 1 मार्च को या फिर 28 मार्च को। तो यहां पर आप लोगों का जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 3 मार्च को। तो 3 मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे आपका मनाया जाता है, काफी इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का कि हाल ही में किस राष्ट्रीय अभ्यारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, विच नेशनल सेंचुरी हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन किसको, सुंदरवन को, बांधवगढ़ को, कान्हा को। तो बांधवगढ़ और कान्हा आप लोगों का ये दोनों के दोनों कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहां पर है, आप लोगों का वेस्ट बंगाल है। और नेशनल चंबल सेंचुरी, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य नाम से ही पता लग रहा है कहां पर है, तो ये आप लोगों का जो है आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, यहां पर नेशनल चंबल अभ्यारण्य आप लोगों का। ये क्लियर हो गया आप लोगों को। आगे चलते हैं तो देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो आप वन्य जीव दिवस है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है आप लोगों का, ये भी दोस्तों सेम है आप लोगों का, जैसे हमारा श्रवण दिवस मनाया जाता था 3 मार्च को मनाया जाता है, इंपोर्टेंट बनेगा। तो ये आप लोगों का रिवीजन है, रिवीजन 2020। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों का न्यूजीलैंड के कौन से गेंदबाज भारत के कप्तान विराट कोहली को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10 बार आउट करने वाले पहले गेंदबाज जो बने थे उनका नाम था टिम साउथी। ठीक है, और टिम साउथी कहां के हैं, न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, वेलिंगटन है। ओके, आगे याद रखेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा, केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमियों को उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, मतलब जो हमारे दिव्यांग कारीगर हैं और जो उद्यमी हैं, ठीक है, तो उनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया था, तो ये उत्सव था आप लोगों का एकम उत्सव। तो एकम उत्सव आप लोगों का जो था केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग कारीगरों और उद्यमी के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए आप लोगों का शुरू किया गया था। इंपोर्टेंट मार्क करके कर लेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय किस देश में और कब बना, तो जो यूनिडो है, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, ये बना था 1966 में और वियना इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, हर साल शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट, तो ये आपका 28 फरवरी है, 1 मार्च है, 15 मार्च है या फिर 20 मार्च है। तो जो शून्य भेदभाव दिवस है जैसा कि मार्च में मनाया जाता है, तो सिंपल सी बात आ जाएगी, 1 मार्च आप लोगों का आंसर बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के 3 से 4 दिन आज आपने पढ़े हैं। एक आपने हियरिंग डे पढ़ा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे पढ़ा और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे पढ़ा। ये एग्जाम का पार्ट बनेंगे। इसी तरह से हम डेली क्या करेंगे, रिविजन आपका करते
करते जाएंगे। भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया? तो इंडियन रेलवे लॉन्च फर्स्ट रेस्टोरेंट और व्हील्स एट विच रेलवे स्टेशन? तो ये आप लोगों का हो जाएगा किस पर? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। यहां पर चिल्ड्रन फन जोन भी है, आप लोगों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद आसनसोल रेलवे स्टेशन आप लोगों का वेस्ट बंगाल में पड़ता है, मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप लोगों का आ जाएगा निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को कागज रहित हो गई है? तो किस राज्य की विधानसभा कागज रहित हो गई है रिसेंटली? अरुणाचल प्रदेश की। इसको आप लोगों ने क्या रखना है? ध्यान रखना है। उसके बाद जन औषधि सप्ताह 2020 किस तारीख को मनाया जाता है? तो जन औषधि सप्ताह 2020 जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है, ये आप लोगों को बताना है होमवर्क, और बाकी चारों का भी बताना है जो हमारे ऑप्शन है इसके अंदर। ओके, उसके बाद आप लोगों का अभी 7:15 बजे मेरे से जुड़ेंगे। यहां पर आज दूसरे नंबर का सेशन है, टॉप 2100 जो हमारे क्या होंगे? एमसीक्यू होंगे, ठीक है। क्लास नंबर आज जो होगी 44 होगी आप लोगों की। कंप्यूटर की क्लास शाम को 4:30 बजे आप लोगों की होगी यहीं पर, तो उसके लिए भी जुड़ जाइएगा। और 9:30 बजे आप लोगों का जो होगा वो रिवीजन होगा, कहां पर? करंट अफेयर का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो है यहां पर मैं बता दूं कि जो एसएससी का बैच है वो 24 तारीख से और रेलवे का बैच भी 24 तारीख से है, ठीक है। उसके लिए आप महापैक को परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लास, वीडियो कोर्स, टेस्ट सीरीज, आने वाले जितने भी, जैसे आने वाले टाइम में मेरा जीके का बैच आएगा तो वो भी आपको एसएससी में क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस महापैक को भी परचेज कर सकते हैं। महापैक को करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये 1600 है, ये आपका 900 है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, और Y177 कोड लगा सकते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे रविंद्र सर का बैच है। कुछ बच्चे मुझसे स्पेशल मैथ के बारे में पूछते हैं कि मैथ स्पेशल लेना है, तो रविंद्र सर का बैच है 31 तारीख से शुरू हो रहा है। इसमें भी आप कोड यूज कर दोगे तो ये भी बैच आपको जो है काफी जो है अच्छे से पड़ जाएगा। मोस्ट वेलकम। कैसा है, और मुझे साथ के साथ बता दीजिएगा कि जो रिवीजन है उसको मैं इसी में ऐड करके रखूंगा फिर, ठीक है। आई थिंक ये अच्छा हो रहा है रिवीजन, ठीक है, ठीक है। मस्त है ना। तो ये रिवीजन वाला जो है मैं इसमें 20 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, अगर आप सब लोगों को अच्छा लगेगा तो, क्योंकि 20 क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे 5 से 7 मिनट में, ठीक है, ज्यादा नहीं लगेगा। उसके बाद आप लोगों का कोई भी महापैक है तो इसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बाकी चीजें हैं तो आपको देखिएगा। अभी कल एक और अच्छी चीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सुबह 6 बजे पूरे पहुंचिएगा, ठीक है। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर। 7:15 बजे फिर मिल रहे हैं, मतलब 2-3 मिनट के अंदर।